नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको कश्मीर पे आया आज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि जब फोर्सेस को फ्री हैंड दिया जाता है तो उसका असर जमीन पर क्या होता है, कैसे होता है। आपको याद होगा कल डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि जब युद्ध जैसे हालात हों और तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ही फैसले लेने का हक होना चाहिए। आज कश्मीर में इसका असर दिखाई दिया। आज साउथ कश्मीर के कुलगांव से ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि पत्थरबाजों को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है। असल में आज कुलगांव में चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का प्रोग्राम था। पहले इस कार्यक्रम को पत्थरबाजों ने डिस्टर्ब किया। जब चीफ मिनिस्टर का काफिला लौट रहा था तो पत्थरबाजों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके। अब तक ऐसी सिचुएशन में पुलिस डिफेंसिव रहती थी और पत्थरबाज ऑफेंसिव होते थे। पुलिस भागती थी और पत्थरबाज उन पर पत्थर फेंकते रहते थे। आज पत्थरबाजों के पत्थर से पुलिस डरी नहीं। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और फिर पुलिस वाले उतरे और पत्थरबाजों को दौड़ाया। ये देखकर पत्थरबाज भी चौंक गए। बहुत दिन बाद देखा कि पत्थरबाज पुलिस के डर से भागने लगे। पुलिस ने 4-5 पत्थरबाजों को पकड़ लिया। अब तक पुलिस सिर्फ पत्थरबाजों को रोकती थी, उनके हमले झेलती थी, संयम दिखाती थी, लेकिन इस बार पुलिस ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, पत्थरबाजों को दौड़ाया और उन्हें पकड़ लिया। आज कश्मीर में पुलिस जब पत्थरबाजों को पकड़ रही थी उस वक्त दिल्ली से आए कुछ नेता अलगाववादियों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे थे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर आज एक डेलीगेशन को लेकर श्रीनगर पहुंचे। द पीस एंड प्रोग्रेस कमेटी के नाम से बने इस डेलीगेशन ने हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक, शबीर शाह और सैयद अली शाह गिलानी से मुलाकात की। चर्चा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वो यहाँ कश्मीर के लोगों की बात सुनने आए हैं और उनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। हम यहाँ आए हैं सबकी राय सुनने के लिए और एएम बंदे साहब हमारे राउंड टेबल में शामिल हुए और उससे हमें कुछ उत्साह मिली कि हम बाज़ लोगों से मिल सकते हैं, बाज़ लीडरान से मिल सकते हैं। और आज हमारी मीटिंग यहाँ हुई है। हमने मीरवैज साहब की बात सुनी है और हमें उनकी बात सुनने की ज़रूरत थी तो सुन चुके हैं और हम आगे बहुत और लोगों से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद तय करेंगे कि हमारे तरफ से हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक अस्त्र है, कलम, तो हम दिल्ली जाएंगे फिर लिखेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज ने कहा कि सरकार कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए राज करना चाहती है। उन्हें उम्मीद है कि मणिशंकर अय्यर उनकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। यहाँ की सिचुएशन हमने इनके सामने रखी। यहाँ पे जो इस वक्त खासकर नौजवानों के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ हो रहा है, जो यहाँ पे एक मिलिट्री अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है इस मसले को हल करने के हवाले से, तो उस हवाले से हमने उनको बताया कि बार बार जो कदगनी बैन्स और बंदिशें हम पे लगाई जाती हैं, कर्फ्यू लगाया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, लीडरशिप को बात करने नहीं दी जाती है, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को अमलन एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। और हम इनसे तवक्का रखते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, और हम इनसे ये कहा कि भाई कम से कम यहाँ के जो हालात हैं वो आप हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंचाएं, हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाएं। मणिशंकर अय्यर कश्मीर जाएं, यशवंत सिन्हा कश्मीर जाएं, लोगों से बात करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात हिंदुस्तान के हित की करें। मणिशंकर अय्यर की प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज में नरेंद्र मोदी को घसीटने की कोशिश करते हैं। वो सैनिकों का गला काटने वाले पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं, इसलिए आजकल कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। कश्मीर में पत्थरबाजों के साथ कैसा सलूक किया जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया में जबरदस्त बहस हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि पुलिस कैसे उन्हें टैकल करती है, लेकिन आज परेश रावल ने ट्विटर पर अपनी राय जाहिर की। लेकिन ट्विटर चाहता है कि परेश रावल अपना कमेंट वापस ले लें। आज परेश रावल ने कहा कि वो अपना कमेंट वापस नहीं लेंगे। ट्विटर का रवैया निष्पक्ष नहीं है। असल में परेश रावल ने अरुंधति राय पर कमेंट किया था।
आपको याद होगा मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को जीप के बोनट पर बांध दिया था, इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। अरुंधति रॉय ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। जवाब में परेश रावल ने 21 मई को एक ट्वीट में लिखा कि स्टोन पेल्टर की जगह अरुंधति रॉय को आर्मी की जीप से बांधा जाना चाहिए था। उनके इस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट करने के लिए कहा। आज हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने परेश रावल से बात की तो परेश रावल ने कहा कि वो न अपना ट्वीट डिलीट करेंगे, न ट्विटर अकाउंट बंद करेंगे। उन्हें जो सही लगेगा वही लिखेंगे और ज़रूर लिखेंगे। जो ट्वीट मैंने किया है सोच समझ के किया है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इस ट्वीट का रहना, क्योंकि बाकी के जो लोग ट्वीट करते हैं उसके बारे में कभी ट्विटर डिपार्टमेंट ने कहा नहीं कि आप ट्वीट को डिलीट कर दीजिए। और मैंने जो ट्वीट किया उस बात को लेकर ट्वीट किया है कि हमारी आर्मी के बारे में जो लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं, आर्मी को ही हमेशा सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। आर्मी गोली चला नहीं सकती, पत्थरबाजों पे आर्मी पैलेट गन नहीं चला सकती, आर्मी जब सर्जिकल स्ट्राइक करते तो आर्मी को ही प्रूफ देने पड़ते हैं। अगर ये आर्मी के हाल होने वाले हैं तो फिर इस देश को भगवान ही बचाए। तो उस आर्मी के सपोर्ट में नंबर 1। और दूसरी बात है JNU की जो मोहतरमा है, जो क्रांतिकारी शैला रशीद, उन्होंने तो गौतम गंभीर को जीप पे बांध दिया था। फिर हमारे दिग्विजय सिंह जो स्टेटमैन है उन्होंने भी बोल दिया कि PDP BJP का गठबंधन जिन्होंने किया उनको जीप पे बांध दीजिए। तो उनकी भाषा को लेकर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सर आप पद्मश्री हैं और आपकी जो भाषा है हमेशा संजीदा रहती है, आपकी फिल्मों में भी आपकी गंभीर भूमिकाएं हैं। एक महिला को आप जीप के सामने बांधने की बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं कई लोगों को खलती है, कई लोगों को ये आक्रामक भी लगती है। बिल्कुल खटकनी चाहिए। अगर उसी महिला ने अनाप शनाप बका ना हो मेरे देश के बारे में, जब वो अनाप शनाप बकती है तब ये मर्दाना बयान होता है, और जब उनको बांधा जाता है तब औरत बन जाती है। औरत है, इसके लिए उनको भी संभाल के रहना चाहिए। और अरुंधति जी ने जो कहा है वो तो उससे भी गंदा था बात, कि पूरी 70 मिलियन की जो सेना है वो तो आज़ादी गैंग को डिफीट नहीं कर सकती। ये किसकी हौसला अफजाई कर रही है ये, नंबर 1। और उनके आप वीडियो देख लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा, मिजोरम के बारे में कहा, नागर, उनके हिसाब से तो हिंदुस्तान का 3/4 से हिस्सा तो हिंदुस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो देश विरोधी ये जो बयान है इसका ये जवाब है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। सर आपका एक ट्विटर जो आप पोस्ट करने जब जाते हैं अपने मोबाइल पर तो क्या दिखाता है, वो जरा हम देखना चाहते हैं आपके मोबाइल। दिखाता है कि तो यहाँ पर ये परेश रावल जी का खुद का मोबाइल है और इस आईफोन के अंदर जब ये कोशिश करते हैं कोई नया ट्वीट करने के लिए तो ट्विटर जो है उनकी तरफ से एक मैसेज है कि इफ यू फील दैट योर अकाउंट हैज बीन लॉग्ड इन एरर यू कैन अपील बाय कॉन्टेक्टिंग आवर सपोर्ट टीम। यानी कुल मिलाकर जी तो वो। और अब ट्विटर के बारे में जो क्रेडिबिलिटी के बारे में सबको पता चल गया है 2 दिन से, उनके ट्विटर के जो इंडिया के जो हेड जो हैं उनके क्या विचार हैं हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तानी हिंदुओं के प्रति, वो तो सबको पता है। दूसरी बात है कि यही ट्विटर अकाउंट ने दिग्विजय साहब का ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं की है, शैला रशीद का ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं। ऐसे कई लोग हैं जो अनाप शनाप बकते रहते, अब्यूजिव, तो उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं की है। तो ये तो सिलेक्टिव है। मैं ट्विटर डिलीट नहीं करूंगा, अकाउंट मेरा रहे या न रहे। इससे पहले ट्विटर ने सिंगर अभिजीत का अकाउंट सस्पेंड किया था, जिसके विरोध में आपको याद होगा सिंगर सोनू निगम ने अपना ट्विटर अकाउंट खुद ही डिलीट कर दिया था। इस पर परेश रावल ने कमेंट किया। परेश रावल ने कहा कि सोनू निगम ने हिम्मत का काम किया है, अब ट्विटर को समझ आ जाएगा कि उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। जो अभिजीत और सोनू निगम का जो पूरा वाकया हुआ है उस पर आपकी क्या चीज है? अभी वो देखिए, क्योंकि सोनू जी ने जो कहा है उसको तो मैं दाद देता हूं कि उन्होंने पूरा 6.7 मिलियन जो उनके फॉलोअर है, ट्विटर को पता चलेगा धीरे धीरे कि बहुत ही काफ़ी सिलेक्टिव रहे हैं, तो ये उनको नहीं करना चाहिए था, पता चलेगा। बाकी उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना पसंद नहीं करूंगा फिलहाल। अगर अरुंधति रॉय को अपनी बात कहने का हक है तो परेश रावल को भी अपनी राय जाहिर करने का उतना ही हक होना चाहिए। इसलिए परेश रावल पर के सवाल पर ट्वीट डिलीट करने के लिए प्रेशर बनाना तो ठीक नहीं होगा। मेजर गोगोई कल कैमरे के सामने आए थे। उन्होंने बताया था कि आखिर उन्होंने पत्थरबाज को जीप पर क्यों बांधा, किन हालात में फैसला किया और उनके फैसले से कैसे 12 लोगों की जान बच गई। इसके बाद मेजर गोगोई का विरोध करने वालों को करारा जवाब मिला। लेकिन बड़ा सवाल वही है जो मैंने कल उठाया था। सोशल मीडिया ऐसा फोरम है जिस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है।
सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह के झूठ फैलाए जाते हैं, गलत प्रचार किया जाता है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करता है, दहशतगर्द इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आग खाने को पका सकती है और घर को जला सकती है, और ये फैसला हमें ही करना है। अब आपको भारत की उस बेटी की बात सुनाना चाहता हूं जो आज पाकिस्तान से लौट कर आई। नाम है उज़्मा। उज़्मा ने वाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान की सरजमीं पर कदम रखते ही सबसे पहले भारत की मिट्टी को चूमा और कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। उज़्मा अहमद ने कहा कि पाकिस्तान मौत का कुआं है, जहां जाना तो आसान है लेकिन वहां से लौटना करीब करीब नामुमकिन है। उज़्मा दिल्ली की रहने वाली है, पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन वहां बंदूक की नोक पर उनसे जबरदस्ती निकाह नामे पर साइन करवा लिए गए। उन्हें किडनैप करके रखा गया, मारा पीटा गया। जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो गया, खौफ हावी होने लगा, जिंदगी जहन्नुम बन गई, तो उज़्मा ने पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन से मदद मांगी। उज़्मा को पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन ने अपने साथ रखा, उसका केस लड़ा। इसी का नतीजा है कि आज उज़्मा सही सलामत इंडिया वापस आ गई। उज़्मा दिल्ली पहुंची तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गले लगकर खूब रोई, फूट फूट कर रोते हुए आप बीती सुनाई। उज़्मा ने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाएं भी सेफ नहीं है, वहां औरतों को इंसाफ का दर्जा ही नहीं मिलता। पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गए। यहाँ पे नॉर्मली लड़कियाँ सोचती, मुस्लिम, मैं अपनी ही कल्चर की बात करती हूँ, जो मुस्लिम होती हैं वो सोचती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और मुस्लिम कल्चर है तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं तो चलो फंस गई, लेकिन जो नॉर्मली अरेंज मैरिज भी यहाँ से कर जाती हैं, वो भी बेचारी वहाँ पर रो रही हैं, वो भी परेशान है कि किसी तरीके से वो इंडिया आ जाएं, बट नहीं निकल पाती वहाँ से। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है, एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। आज उज़्मा अहमद ने अपील की, महिलाओं से कहा कि प्लीज किसी के दबाव में पाकिस्तान मत जाना, पाकिस्तान में कोई भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान तो मेरे मन में इतना खौफ बैठ गया कि अगर कोई मुझसे एडवाइस भी लेगा पाकिस्तान की, तो मैं उसको यही बोलूँगी कि पाकिस्तान मत जाना। पाकिस्तान में तो आदमी भी शायद सेफ़ नहीं है, औरत को मैं क्या बोलूँ, आदमी भी वहाँ पर सेफ नहीं है। जिस तरीके से हमारी कोई बात होती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी हर एक चीज़ में। मलेशिया मैंने देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, सिंगापुर देख लिया, 2-3 कंट्रीज़ देखी हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि हिंदुस्तान जैसी कोई जगह नहीं है इस वर्ल्ड में। हमें फ्रीडम है, हमें आज़ादी है, हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। स्पेशली वुमेंस को यहाँ पर काफ़ी पावर है, हर एक चीज़ में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। दिल्ली की रहने वाली उज़्मा मलेशिया में ताहिर नाम के पाकिस्तानी शख्स से मिली। ताहिर ने उसे पाकिस्तान घुमाने के लिए इनवाइट किया। उज़्मा इस झांसे में आकर पाकिस्तान चली गई, लेकिन जब वापसी की बात कही तो ताहिर की असलियत सामने आ गई। मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी, विज़िट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊंगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। उज़्मा ने बताया कि उसे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में रखा गया था, वहां उसे टॉर्चर किया गया। उज़्मा ने कहा कि ताहिर नाम शख्स ने उसे धोखा दिया, गन पॉइंट पर निकाहनामा साइन करवा लिया। वहाँ पर ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी, वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए, खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया।
शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। उज़्मा ने बताया कि पाकिस्तान के बुनेर में सैकड़ों महिलाएं कैद हैं, उन्हें भी फंसाया गया है, गन पॉइंट पर शादी की गई, लेकिन अब उनके पास अपने वतन वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये फील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी, और ज़रूरी नहीं है वो इंडियन सिटीज़न हो, वो फिलीपींस भी हो सकती हैं, बिकॉज़ बुनेर में किसी का अपना कोई कारोबार नहीं है। बुनेर में ज़्यादातर मलेशिया में रहते हैं, वो वहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हरासमेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पर आए दिन फायरिंग होती है, मैंने वहाँ पर 5 से 6 दिन गुजारे हैं, रोज़ की फायरिंग होती है वहाँ पर। सबके घरों में 2-2 वाइफ हैं, कुछ नहीं पता। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वहाँ से नहीं आ पाती, और बहुत सी लड़कियाँ नहीं भी निकल पा रही हैं वहाँ से। वाकई में सुषमा स्वराज मदद न करती तो उज़्मा वापस नहीं आ पाती, और आप समझ सकते हैं किसी भी लड़की के लिए पराए मुल्क में ये सिचुएशन कितनी मुश्किल रही होगी। आज उज़्मा अपना दर्द बयान करते करते कई बार रो पड़ी, उसके आंसू छलक आए। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं सही सलामत पाकिस्तान जैसी जगह से, और पाकिस्तान में वो जो जगह थी बुनेर, जिसको आप तालिबाना एरिया बोल सकते हो, मैं वहाँ से सही सलामत आ गई। और जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी, इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। जस्ट बिकॉज ऑफ सुषमा मैम मैं आज सही सलामत आप लोगों के सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, सीरियसली थैंक्स अ लॉट, एंड इट मीन्स अ लॉट। उज़्मा के लिए पाकिस्तान में कानूनी लड़ाई इंडियन हाई कमीशन ने लड़ी। उज़्मा से गन पॉइंट पर मैरिज करवाने वाला शख्स ताहिर अली चाहता था कि पाकिस्तान हाई कोर्ट उज़्मा को वापस आने की इजाज़त न दे, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के लगातार एफर्ट से और हाई कमीशन के अफसरों की वजह से उज़्मा आज हिंदुस्तान लौटने में कामयाब हो सकी। सुषमा मैम का जब लास्ट मेरा हायरिंग था अभी कल, तो सुषमा मैम का 5 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं बड़ी हैरान थी कि सुषमा मैम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स हैं, और मैं उनको याद हूँ पल पल कि मेरी कब हेयरिंग हो रही है, कब मैं कोर्ट जा रही हूँ, कब क्या सुनवाई हो रही है। मैम ने 5 मिनट पहले कॉल करके बोला कि बेटा घबराना नहीं, अच्छे से स्टेटमेंट देना, अगर 2 साल भी तुमको रखना पड़ा हाई कमीशन के अंदर तो हम तुम्हें सेफली और अच्छे से रखेंगे, लेकिन तुम्हें ताहिर के हवाले नहीं करेंगे। ये बात बहुत बड़ी थी कि सुषमा मैम खुद मेरे से बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम देश की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये एक वर्ड सुनकर मुझ में हिम्मत आई, तो मैं कल कोर्ट में अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट मैंने दिया, एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे वहाँ से क्लियरेंस मिल गई। आपने देखा कि उज़्मा जब अपनी बात कह रही थी मीडिया के सामने तो सुषमा स्वराज वहाँ लगातार मौजूद थी। सुषमा स्वराज ने वो सिचुएशन बयान की जब उज़्मा हाई कमीशन के दरवाजे पर पहुंची और कैसे उसकी मदद हुई। भारतीय नागरिक है, यहाँ घूमने आई थी, एक लड़का उसे मलेशिया में मिला था, तो उसने कहा था, उसी ने उसको स्पॉन्सर किया कि तुम आओ, हम तुम्हें यहाँ घुमाएंगे, लेकिन यहाँ उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई कि उसने उससे गन पॉइंट पे निकाहनामा लिखवा दिया। और हमारी लेडी ऑफिसर्स ने देखा है, उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है, और वो ट्रॉमा में है, और वो इतनी डरी हुई है कि कहती है कि अगर आप मुझे बाहर भेजने का निर्णय करें तो जहर की पुड़िया साथ ले आइए, मैं जिंदा बाहर नहीं जाऊंगी, जीवित बाहर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा जेपी आप मेरी उससे बात करा दो और उसको कह दो कि साल रखना पड़े, 2 साल रखना पड़े, 3 साल रखना पड़े, इंडियन हाई कमीशन तुम्हें रखेगा, लेकिन उसके हवाले नहीं करेगा जिसने तुम्हें ये ट्रॉमा दिया है।
सुषमा स्वराज की तारीफ करनी होगी, इंडियन हाई कमीशन की तारीफ करनी होगी। उनके प्रयास से एक भारतीय महिला की जिंदगी बच गई। लेकिन उज़्मा की बातें सुनकर यह भी पता चला कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत कितनी बदतर है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की अदालत में जब ये केस आया तो उज़्मा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने दलील दी, अगर उनकी वाइफ उज़्मा वापस चली गई तो पाकिस्तान की प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। तो जज ने कमेंट किया, ये पति पत्नी का मामला है, हस्बैंड वाइफ का मामला है, इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात कहां से आ गई। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में कहीं कहीं इंसानियत जरूर बाकी है। इसीलिए आज सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के जज का और वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री का और उनकी होम मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ की। अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, एकदम चमत्कार। आज महाराष्ट्र के लातूर में यह मिरेकल हुआ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश लैंड हो गया। थोड़ा ऊपर जाते ही हेलीकॉप्टर के विंग्स बिजली के तारों से टकरा गए। हादसा भयानक था। हेलीकॉप्टर से चिंगारियां निकली, एक विस्फोट जैसी आवाज आई। हेलीकॉप्टर के विंग्स बिजली के तारों से टकरा कर टूट गए। हेलीकॉप्टर की बेली लैंडिंग हुई, यानी सीधा नीचे गिर गया। लेकिन गनीमत रही कि पायलट की सूझबूझ से इस हादसे में फडणवीस बाल बाल बच गए। इतने भीषण हादसे के बाद भी फडणवीस को खरोंच तक नहीं आई। हादसे के वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर में पायलट और को पायलट समेत 6 लोग थे। क्रैश लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया, लेकिन किसी को भी सीरियस इंजरी नहीं हुई। हम आपको इस हादसे पर फडणवीस की बात सुनवाएंगे, उस पायलट की बात भी बताएंगे जिसने लास्ट मोमेंट पर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ के बाद नीचे उतारने का फैसला किया। लेकिन पहले वो तस्वीरें देखिए जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग का शिकार हुआ। आज सुबह चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस लातूर में थे। उन्हें लातूर से मुंबई जाना था। 12 बजे चॉपर की फ्लाइट शेड्यूल थी। लातूर के निलंगा इलाके में मेकशिफ्ट हेलीपैड बना था, यहीं से चॉपर को टेक ऑफ करना था। चॉपर तैयार था, पायलट ने स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर के विंग्स पूरी रफ्तार से घूमने लगे। हेलीकॉप्टर जमीन से कुछ ही फीट ऊपर आ गया, लेकिन उड़ान भरते ही पायलट ने सभी को लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। जब तक सेफ लैंडिंग हो पाती हादसा हो गया। उड़ान भरने के 12 सेकंड के अंदर ही हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रिक पोल से टकराया, हाई टेंशन वायर में उलझ गया। हेलीकॉप्टर को जबरदस्त नुकसान हुआ, चारों विंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। ये मंजर देखकर आसपास खड़े लोगों की चीखें निकल गई, अफरा तफरी मच गई। मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और महाराष्ट्र की तमाम जनता के आशीर्वाद है हमारे पीछे कि वो सीधे नीचे आकर गिरा, तो इसके कारण कोई हमको चोट नहीं आई। मैं तो ऐसा कहता हूँ मुझे तो खरोच भी नहीं आई। थोड़ा बहुत अभी तक तो कोई पेन भी मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कोई इंजरी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया और चेकअप के बाद उन्होंने देखा मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, मेरा ब्लड सैचुरेशन भी नॉर्मल है। तो कुल मिलाकर हादसा तो खैर गंभीर ही था, लेकिन हम लोग उसमें से बिल्कुल साफ निकले। अब मैं आपको बताता हूं कि हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के फौरन बाद ही इसे नीचे उतारने का फैसला क्यों लिया गया। देवेंद्र फडणवीस जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसे संजय कर्वे चला रहे थे। उनके साथ को पायलट भी थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, पायलट संजय कर्वे को मिड एयर टेक्निकल ग्लिच लगा। इसीलिए जब हेलीकॉप्टर उड़ा तो कुछ देर के लिए एक पोजीशन पर रहने के बाद हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा नीचे की तरफ झुकता चला गया। टेक ऑफ के वक्त हवा की स्पीड नॉर्मल थी, लेकिन टेक ऑफ करते ही विंड स्पीड कम हो गई। अब पायलट को मिड एयर ग्लिच के साथ वर्स वेदर कंडीशन का भी सामना करना था। इसलिए एक ही ऑप्शन था, हेलीकॉप्टर को वापस लैंड करा दिया जाए। लेकिन हेलीकॉप्टर सेफली लैंड हो पाता, हेलीपैड पर पहुंच पाता, इससे पहले ही वो इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया और ये चॉपर क्रैश लैंड हो गया। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह के बिल्कुल पास एक ट्रांसफार्मर था। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर ट्रांसफार्मर से नहीं टकराया, वरना आग लगती थी और ये हादसा बहुत भयानक हो जाता। 4 पैसेंजर्स हम लोग थे, 2 हमारे पायलट थे, सारे के सारे उसमें से साफ निकले। और पायलट ने काफी उस समय मुस्तैदी दिखाई, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की डीपी थी, दूसरी ओर ट्रक था, उसके बीच में क्रैश लैंडिंग हुआ। इसके कारण मुझे लगता है कि काफी हम लोग उसमें सेफ रहे। और अब आगे तो
उसकी पूरी जांच होगी और जांच में फिर पता चलेगा क्या होगा। और अब मैं आपको फडणवीस के हेलीकॉप्टर के क्रैश लैंडिंग के बाद की तस्वीरें दिखाता हूं। इनसे आपको अंदाजा लगेगा कि हादसा कितना भयानक था और इससे बच निकलना वाकई में चमत्कार से कम नहीं। हेलीकॉप्टर के ब्लेड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए, चॉपर की टेल टूट गई, पहिए डैमेज हो गए। क्रैश लैंडिंग के वक्त यह हेलीकॉप्टर पास खड़े एक ट्रक और मकान से भी टकराया। ट्रक के साथ मकान को भी नुकसान हुआ। मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले ही विदर्भ के गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर में टेक्निकल स्नैग हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें नागपुर बाय रोड ट्रैवल करना पड़ा था। गढ़चिरौली में जो हेलीकॉप्टर था वो ये हेलीकॉप्टर नहीं था, वो एक दूसरा हेलीकॉप्टर था। उस समय चार्टर किया हुआ हेलीकॉप्टर था और वो जो हेलीकॉप्टर है उसमें 2 में से एक इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे जैसे ही वो पायलट के ध्यान में आया तो पायलट ने उस समय हमको साफ मना कर दिया था कि भाई इसको उड़ाना ठीक नहीं है, और हम लोग कार लेकर नागपुर की ओर निकल गए। तो उस समय हादसा तो कुछ हुआ नहीं था। अभी ये जो हेलीकॉप्टर है इसको भी जो डीजीसीए है और हमारे जो एविएशन डायरेक्टर है, ये सारा स्टैंडर्ड इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल है, वो सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से वो हमेशा जाता है और हम लोग टॉपमोस्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो भी करते हैं। बावजूद उसके अब इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी बहुत मुस्तैदी से जांच करने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जांच करके नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या होंगे इसको भी हमको तय करना पड़ेगा। जब इस हादसे के बारे में मैंने सुना तो मुझे मदर ऑफ सिंधिया का प्लेन क्रैश याद आया। वाइस राजशेखर रेड्डी, बाल योगी, सुरेंद्र सिंह, ये सब हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुए थे। भगवान का शुक्र है कि फडणवीस बच गए। लेकिन फडणवीस के साथ जो दुर्घटना हुई, इसी तरह की दुर्घटना सुनील दत्त के साथ हुई थी। उनका प्लेन क्रैश हुआ था लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ गए। आज फडणवीस के साथ जो हुआ वो जिस तरह बचे, चमत्कार हुआ। यही कह सकते हैं कि भगवान का लाख लाख शुक्र। अब आपको बताते हैं कि कैसे योगी सरकार पर आज एक बड़ा कलंक लगने से बच गया। ये कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उस घटना के बारे में बताता हूं जिसकी आज दिन भर चर्चा रही। ये बड़ी खबर थी। कल आधी रात के बाद नोएडा के करीब जेवर में हाईवे पर गाड़ी को रोककर एक परिवार की 2 महिलाओं से गैंग रेप हुआ। विरोध करने पर फैमिली के ही एक मेंबर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिवार के 8 लोग बुलंदशहर जा रहे थे। जेवर से 3 किलोमीटर आगे सबोता गांव के पास इनकी गाड़ी के टायर पर गोली मारी गई। फिर इस परिवार को हाईवे से दूर खेतों में ले जाया गया। महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ और परिवार के एक मेंबर को गोली मार दी गई। पुलिस को मदद के लिए 1:30 बजे कॉल की गई, लेकिन पुलिस 1.5-2 घंटे बाद पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाश भाग गए। इस घटना के बाद यूपी सरकार और पुलिस के आला अफसर परेशान थे। बड़े बड़े अफसर मौका वारदात पर पहुंचे। सबसे पहले एक चश्मदीद सामने आया। यह शख्स पीड़ित परिवार का मेंबर है और वारदात के वक्त उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। इस शख्स ने बताया कि इसकी गाड़ी को कैसे रोका गया, फिर कैसे बदमाश पूरे परिवार को बंदूक के बल पर हाईवे से खेतों की तरफ ले गए। साबोत से थोड़ी आगे हम चले तो हमें महसूस ये हुआ कि हमारी गाड़ी के पहियों के नीचे किसी ने कुछ डाला है। लोहे की सी आवाज हुई। हम थोड़ी आगे चले तो हमारी दोनों ही गाड़ी के टायरों में पंचर हो चुके थे। एक स्टेपनी हम पे थी। मैंने अपने छोटे भाई पे कॉल की, मैं भाई ऐसे ऐसे साबोते से आ गए, हमारी गाड़ी में पंचर होगा, आप यहाँ पे आ जाओ। और एक स्टेपनी हम पे है, एक में घूम फिर के हम पंचर लगवा लेंगे। नो ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो इतने ही वो 5 जने अंदर से आते हैं जो कि 5 पे ही हथियार थे। आने के बाद में वो आते ही नुके क्या है तुम्हारे पास, क्या है? मेरी सही कुछ नहीं है हमारे पास। तो जो पैसे धेले हम पे थे वो उन्होंने छीनने चालू कर दिए और वो हमें रोड से इतनी दूर ले गए अंदर कि रोड पे से अगर हमें कोई खड़े होकर देखे तो हम उसे दिख नहीं पाए। इतनी अंदर ले गए वो खेतों में हमें। इस व्यक्ति ने बताया कि पहले बदमाशों ने परिवार के सभी पुरुषों के हाथ पैर बांधे, फिर परिवार की महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारी ही औरतों के दुपट्टे लेके हमें बांध दिए 4 जनों को, और बांधने के बाद में उन्होंने औरतों के साथ में हाथापाई चालू कर दी। और जो पैसे धेले औरतों पे थे वो औरतों के सगले उन्होंने निकाल लिए और हमारे भी निकाल लिए। उसके बाद में फिर वारदात ये होती है जब लेडीजों के साथ में वो ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तो हमारे चाचा जो शकील हैं जिनके गोली लगी है, ये कह रहे थे कि आपने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें तुम यहाँ से जान दो, हमसे हाथ जुड़वा लो। नुका हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें मारेंगे। तो एक एक करके वो लेडीजों को वहां से ले जाते थे। बलात्कार जैसी संगीन गुनाह को
वो अपने को कामयाब करते थे ले जाने के बाद में लेडीजों को एक एक करके ले जाते थे और महिला के बिठा देते थे। घटना दिल दहलाने वाली थी। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मेरठ रेंज के आईजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने केस की पूरी जानकारी ली। आईजी ने बताया कि गुनहगारों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही ये केस क्रैक कर लिया जाएगा। एफआईआर के हिसाब से जो भी उन्होंने लिखाया है उसके बेसिस पर और यहाँ के जो इनपुट्स हम लोग मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से बदमाश आए थे भागे थे उसके आधार पर ही जो टीमें बनाई गई हैं। कुछ इनपुट्स जो वादी हैं उन्होंने भी दिए हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ और जो प्रीवियस घटनाएं इस इलाके में हुई हैं उनके बेसिस पर भी हम लोग एक समन्वित टीम बना करके एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट एसओजीज की और उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। टीमें हैं बेसिकली जनपद की पुलिस की टीमें हैं, करीब 7 टीमें गठित की गई हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेरठ की एसओजी की भी टीम है, वो भी काम कर रही है और एसओजी नोएडा की काम कर रही है टीम, एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट की और भी टीम्स हैं जो कुछ चीज़ें वेरीफाई करने के लिए गई हैं, जो 4 टीमें हैं। इस प्रकार से कुछ 7 टीमें गठित की। वारदात बड़ी है, हाईवे पर गैंगरेप और लूट का मामला है, इसलिए इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर इस केस की पड़ताल में जुटे। पीड़ित परिवार से बात की, पुलिस से जानकारी हासिल की, वारदात आसपास के इलाकों में जो रहने वाले लोग थे उनसे इसके बारे में बात की, अपराधियों के बारे में पूछने की कोशिश की। इसी बीच इस मामले में बड़ा टर्न आया। गाड़ी का ड्राइवर कह रहा था उसने अंधेरे में अपराधियों के चेहरे नहीं देखे। 2 लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे, बाकी 3 हरियाणवी टोन में बात कर रहे थे। एक अपराधी का नाम जसवीर था, लेकिन हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने जब पीड़ित महिला से बात की तो कुछ और ही कहानी सामने आई। पीड़ित महिला ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया। जिस वारदात को लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर देखा जा रहा था वो असल में 2 परिवारों के झगड़े का मामला था। अभी मेडिकल कराने के बाद महिलाएं पहुंची हैं जेवर में। आप बताइए, आप आराम से बताइए, आप गाड़ी में थीं, आप गाड़ी में मौजूद थी, आप लोग घर से कितने बजे निकले थे और कहां पर आपकी गाड़ी के पंचर हुए, क्या हुआ था ये बताइए। 1 बजे निकले घर से। 1 बजे निकले, हाईवे से जरा सी दूर पहुंचे, वहीं पे ही बस वो मार दिए, बाहर ही खड़े हो गए। नुके इसका पहिया चढ़ा लो, नुके दोनों में ला मारी, इसमें तो गोली आन के सबने गम सबने पकड़ ली। टायर में क्या गोली लगी थी या क्या? गोली मारी दोनों में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जाके नहीं सबने पकड़ के छुट्टियां पकड़ के जंगल में जाके दे के मारे। आदमियों की आंखें बांध दी और पैर बांध दिए और ये नुकर के बांध दिए। तो नसीर के वायदे है अपने लौंडे से साया आलम से नुका सपीक मार शकील में गोली मार दे, इन्हों के घर की बंदेज चलन ना दूंगा और तो रोने को छोड़ूंगा। तो मैं नुकर एकदम पाँव में गिर गई, मैंने एकदम पाँव पकड़ लिए। हाजी जी ना, हाजी जी हमारे घर पे कोई भी ना है, इकला भैया यही, वो तो पलवल में रह गए। तो मेरे ठोकर मारी और इसने मुन्ने ने, बस क्या बताऊं क्या करा। पीड़ित महिला ने अभय पाराशर को उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने उनके साथ रेप किया और परिवार के एक मेंबर को गोली मारी। आप ये बताइए, आपको किन लोगों पर शक है? क्या कोई आस पड़ोस के, क्या कोई जान पहचान के लोग हैं? किन लोगों पे शक है? क्या वो पहचान के थे? मारा है नसीर के लौंडे ने, नसीर ने पिंड मरवाया खड़े होके। ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन है? मेरा घर और गेरा घर। तो इनकी क्या कोई आपसे पहले कोई क्या इनसे दुश्मनी थी? क्या किस बात की? बड़ा भैया भी नहीं मारा, उससे मरवाया अपने घर के बराबर में। क्या नाम है उसका? तकी से मरवाया। वो नेताजी है, जमीनों का काम कर रहे, सारे कागजात निकलवा लिए, पहले मेल डाला, सारे कागजात निकलवा के शराब में जहर देकर दूसरे से मरवाया। तो जब हमारा बाप सीधा है, हमारे बाप ने बात न चलन दी, नुका ना कोई बात ना है। नसीर नाम बताया? नसीर। तो यानी कि और भी महिलाएं हैं। ये बताइए, आप भी उस वक्त गाड़ी में थी, आप जब आदमियों को वहां पे मारा पीटा जा रहा था तो वो लोग क्या लूटपाट भी कर रहे थे और महिलाओं के साथ भी उन्होंने क्या गलत व्यवहार किया? हाँ करा लूटपाट भी किया? हाँ, सबके पैसे निकाले, सब बाली उतारी, सैंपल उतारी, झुमकी उतारी, उनके दोनों बहुओं के झाले उतारे। उन लोगों के अगर आप चेहरे देख लेंगे तो पहचान लेंगे जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है? वो तो गिरे, पहचान लेंगे क्या ना? गिरे। पुलिस को बता दिया आपने कौन लोग हैं? पुलिस को बता दी मैंने। नसीर ने अपने लौंडे से पिटवाया, सालम से गोली लगवाई। अच्छा ये बताइए, पापा मैं गोली मारी, ना कुछ क्या पता, 2 जने मरे, पापा के नहा करके निकल के चली गई। इस महिला ने यह भी बताया कि इस रंजिश में इनके परिवार में 3 हत्याएं पहले भी हो चुकी हैं और ये 4था मर्डर है। इंसाफ
इंसाफ चाहिए। जैसा हमारा घर बर्बाद करा, 3 भैये मारे इन्होंने, जल्लादों ने। एक मेरा बेटा मरा, 4 गए इस घर से। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या पुलिस ने ये बताया कि क्या कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है? अभी तक हिरासत में लिया है, नहीं लिया? कुछ भी ना। मामला गंभीर है, दिल दहलाने वाला है। इस पर रिएक्शन भी बहुत सारे हुए। सोशल मीडिया पर बुलंदशहर की वारदात को याद किया गया। इसे बुलंदशहर पार्ट 2 कहा गया। योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे जाने लगे। कांग्रेस के नेताओं ने, आनंद शर्मा ने, कपिल सिब्बल ने योगी से पूछा कि अब लॉ एंड ऑर्डर पर वो क्या जवाब देंगे। लेकिन योगी जवाब देते इससे पहले इस परिवार की महिलाओं ने खुद जवाब दे दिया। बताया कि मामला लूटपाट का नहीं, आपसी रंजिश का नतीजा है। उम्मीद करनी चाहिए कि पुलिस जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ लेगी। अब आपको पश्चिम बंगाल की बात बताते हैं। ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जिस वक्त दिल्ली में ममता मोदी से बात कर रही थी, उसी वक्त कोलकाता में पश्चिम बंगाल पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ गई थी। बीजेपी ने बंगाल में खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। बीजेपी का कार्यकर्ता लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। 2500 पुलिस वाले वहां तैनात थे। धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता लाल बाजार के पास पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी का कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी तो कई प्रदर्शनकारी जमीन पर गिर गए। पुलिस ने जमीन पर गिरे प्रदर्शनकारियों पर भी लाठियां बरसाई। पुलिस से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मची और इस भगदड़ में कई जगह वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। पुलिस ने बचकर भागने वाले लोगों पर भी जमकर लाठी चलाई। कोलकाता पुलिस की लाठीचार्ज से बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए, प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगा दी, कई जगह गाड़ियों को तोड़ दिया। प्रोटेस्टर्स ने रास्ते में खड़ी गाड़ियों को तोड़ा और एक कार को पलट भी दिया। बीजेपी वर्कर्स को लीड कर रही रूपा गांगुली ने कहा कि पहले ममता बनर्जी भी वामपंथियों के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन करती थी। अब वही ममता शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलवा रही है। अगर आप अच्छे से राज्य चलाना चाहते हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सही मायने में उनके सही तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करने का जगह रहना चाहिए। जब ममता बनर्जी खुद जाती थी तब तो सब ठीक है, तब उनको किसी ने मारा तब वो गलत था, और आज उनके पुलिस हम लोगों को मार रहे हैं। हमको मार के क्या हालत कर दी है। आज मुझे पगड़ी बना के आना पड़ रहा है। मैं दोबारा ब्रेन हेमरेज नहीं चाहती, है ना। दिल्ली में ममता बनर्जी भी कोलकाता से पल पल की खबर ले रही थी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद जब ममता बाहर आई तो उनसे मीडिया के लोगों ने कोलकाता में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछा। जवाब में ममता ने सीपीएम की रैली की कुछ तस्वीरें दिखाई और इल्जाम लगाया कि अब बीजेपी भी सीपीएम के रास्ते पर चल रही है। There is no violence. It is BJP party. They started violence and CPM party because this is their competition. Why they will go why the political movement along with thrones they are beaten the. Shall I show you some photo? Okay. When you ask, I will not give you any reply, but please see the photo. Okay. See the photo. I will show you the photo. You see the CPM rally. See how they have beaten the police, even including the Mahila. How they tortured. Just see. Just see. All the photos I am showing you. All misinformation, disinformation some people are giving. Today also. See. All the police jeeps are burning. You see, this is the. All government properties are burning. Then you see how they started beating. One video I am showing you. Just you see the police के मार्च. Yes, today. देखो येलो जर्नलिस्ट, he is a journalist, rescued. देखो येलो मैन is a journalist.
Today you are giving them the jacket. Yes. If you are trapped, sometimes it happens because you are trapped. कुछ महीने पहले तक पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा की खबरें आती थी। हर बार ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों पर हिंसा का आरोप लगता था। कई मामलों में ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर में देसी बम रखे थे, वो फट गए। इसके बाद ये कहा गया कि जो गुंडे 5 साल पहले तक वामपंथियों के लिए काम करते थे, सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वही लोग ममता के साथ हो गए हैं। और ममता परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में लगातार डेरा डाले हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ममता को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं और ये ममता के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ममता ने वही कहा जो मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपसे कहा था कि मोदी से मिलने के बाद ममता बनर्जी कहेंगी केंद्र सरकार बंगाल को उसका पूरा फंड नहीं दे रही। ममता ने गंगा और दूसरी नदियों के कटाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। उनकी बात सुनिए। हमारा फराक्का जब गंगा टिटी हुआ था बांग्लादेश का साथ, तब एक बात था, वादा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको रुपया देगा और गंगा इरोशन जैसे ना हो सकता है, इसी के लिए इसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन वो रुपया आज तक नहीं मिला। रिजल्ट क्या हुआ? अभी पूरा ड्रेजिंग नहीं हुआ, कोई क्लीन नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ बहुत सारे गांव चला गया पानी का अंदर में। बहुत सारे फार्मर्स को पूरा लॉस हुआ है, 1000 करोड़ से ज्यादा। गंगा इरोशन के लिए जो हुआ है गाँव जो चला गया जल का अंदर, पानी का अंदर में, इसको लिए कुछ करना चाहिए, एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए, ये बात हम कहा। दिल्ली आने का ममता का एजेंडा एक और भी है, राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी एकता। सोनिया गांधी ने कल इस विषय पर बात करने के लिए विरोधी दलों के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है। ममता बनर्जी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगी। आज ममता ने कहा कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से होता है तो ये अच्छा होगा। I said country is greater than anything else, and president is the supremo of our country, the constitution. He is the head of the constitution. He leads the constitution. Prime Minister is elected by the people, for the people, and of the people. State government also, Chief Minister is also elected by the people, of the people, for the people, and President is elected by the Electoral College. So we think that if there is a consensus candidate, it will be very good, because APJ Kalam was also the consensus candidate once. So if they get the consensus candidate, that will be very good. We will be happy to see that. अंदर की बात यह कि ममता बनर्जी चाहती हैं प्रणब मुखर्जी को एक बार फिर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। लेकिन मेरी जानकारी है कि प्रणब मुखर्जी ने साफ साफ कहा है कि अगर उनके नाम पर आम सहमति बनती है तभी वो सेकेंड टर्म के लिए सोचेंगे। इसलिए पहले जो ममता बनर्जी विपक्ष के साझा उम्मीदवार की बात कर रही थी, आज उन्हीं ममता ने कहा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन आम सहमति से हो, सबकी सहमति से हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको ध्यान होगा इंडिया टीवी के संवाद प्रोग्राम में अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि अगला राष्ट्रपति एनडीए का ही होगा। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे आज की अच्छी खबर, एक ऐसी संस्था के बारे में जो गरीब बच्चों को जूते चप्पल प्रोवाइड करती है। वेलकम बैक। आज की बात में अब आज की अच्छी खबर। आज मैं आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताऊंगा जो गरीब बच्चों को जूते चप्पल प्रोवाइड कराती है। संस्था का नाम है ग्रीन सोल। ग्रीन सोल गरीबों के लिए जूते चप्पल कहीं से खरीदते नहीं है, ये पुराने जूते चप्पलों को रिफर्बिश करती है, उन्हें रिसाइकल करके बच्चों के पहनने लायक बना देती है। यानी जो पुराने जूते चप्पल आप और हम कचरे में फेंक देते हैं, उन्हें ग्रीन सोल नया शेप देकर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाती है। अब तक ये संस्था हजारों गरीब बच्चों के पांव को सेफ्टी दे चुकी है। ये काम ये लोग कैसे करते हैं इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उन बच्चों की बात सुनिए जिन्हें इस संस्था ने जूते चप्पल प्रोवाइड करवाए। आपने बहुत अच्छा किया कि हमारी ये चप्पल भिजवाए। हम पहाड़ से उधर से आते हैं तो हमारे पैर जलते हैं कि वहाँ लाने के लिए चप्पल। मला चालताना फार त्रास होता कारण ते काटा नसा टोचायच्या। मला चप्पल दिल्यामुळे मी आता रोज शाळेमध्ये चप्पल घालून देणार। त्यांनी आम्हाला चप्पला दिले म्हणून आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहे, म्हणून त्यांना धन्यवाद। ग्रीन सोल ऐसे जूते चप्पल इकट्ठा करते जिन्हें लोग फेंक दिया करते हैं। ये जूते चप्पल
कलेक्शन सेंटर से रिसाइकलिंग सेंटर तक लाए जाते हैं। यहाँ उनकी साफ सफाई होती है, फिर जितने भी हिस्से काम आने लायक होते हैं उन्हें नया शेप दिया जाता है। ज़्यादातर चप्पल बनाई जाती हैं। जिन जूतों की कंडीशन कम खराब होती हैं उन्हें रिसाइकल करके नए जूते बना दिए जाते हैं। रिसाइकलिंग के लिए मुंबई में ग्रीन सोल ने प्लांट लगाया है। इस सेंटर पर रोज करीब 150 पेयर जूतों की रिसाइकिलिंग होती है। ये जूते चप्पल उन स्कूलों में पहुंचाए जाते हैं जहां बेहद गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। ग्रीन सोल की शुरुआत 4 साल पहले 2 दोस्तों ने की थी। श्रेष्ठ भंडारी और रमेश धामी एथलीट थे। स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते उनके जूते जरा भी खराब होते तो फेंक दिया करते थे, लेकिन एक दिन कंपटीशन में कुछ लोगों से बात करते हुए उन्हें जूतों की रिसाइकलिंग का आइडिया आया। दिसंबर 2013 में पहली बार हमने ये शुरुआत की और एथलीट्स होने के कारण काफ़ी सारे जूते हम फेंक दिया करते थे। तो रमेश और मैंने उन शूज़ पे फिर काम करना चालू किया। उसने पहला प्रोटोटाइप बनाया, फिर हमने और सोचा कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि 35 करोड़ जूते हर साल लैंडफिल्स में चले जाते हैं, जबकि 150 करोड़ लोगों के पास चप्पलें नहीं हैं और काफ़ी सारे लोग चप्पलें ना होने की वजह से मारे भी जाते हैं। तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन है जहाँ चप्पल नहीं है लोगों के पास पर जूते फेंके जा रहे हैं, तो वहीं से कनेक्ट किया हमने। रमेश धामी ने बताया कि उन्होंने जो पहली रिसाइकल चप्पल बनाई थी वो कैसी थी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैं यूज़ करता था खुद, और एक चाकू चम्मच से कट करके हमने रोप से मैंने डायरेक्टली ये बनाया। कार्पेन के थ्रू जो कट करके ऐसा और गाड़ी का कलर ऐसे कलर बना के सैंपल करके आइडिया गए थे हम लोग फर्स्ट सैंपल लेके। फिर वहाँ पे हम लोग आइडिया सिलेक्ट हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा आइडिया इतना अच्छा था और उन्होंने बोला कि आइडिया बहुत अच्छा, जिन लोगों के चप्पल नहीं उन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। फिर हमने सेकेंड आइडिया हमने IIT में जीते, हमने 3 लाख रुपये हमें जीते थे वहाँ से IIT में। एशिया में 7,000 लोगों ने अप्लाई किया था जिसमें हम लोग फर्स्ट आए थे। हम लोग को 3 लाख रुपये मिले, उससे हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट किया। इस अच्छे आइडिया की वजह से ग्रीन सोल अब तक 50,000 बच्चों को मुफ्त जूते चप्पल दे चुकी है। इनका एम है कि 2017 में 1 लाख ज़रूरतमंद बच्चों तक जूते चप्पल पहुंच सकें। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 35 करोड़ पेयर शूज़ हर साल फेंके जाते हैं, जबकि 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो जूता या चप्पल न पहनने की वजह से बीमारियों का शिकार होते हैं। ये आंकड़े देखें, समझ आ जाता है कि संस्था चाहे छोटी हो लेकिन काम कितना बड़ा है। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे एक चौंकाने वाली खबर। एयरपोर्ट कस्टम पर लॉकर से करोड़ों का सोना कौन गायब करता है। अब एक चौंकाने वाली खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के मालखाने से 25 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। CBI ने जांच शुरू की तो चोरी के मामले में पता चला कि कस्टम विभाग का एक सीनियर अफसर शामिल है। पूछताछ में पता चला कि कस्टम विभाग के कुछ लोगों ने मालखाने में रखा करीब 30 किलो सोना लगी है। सोनीपत से कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसे फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में 28 मई तक के लिए भेज दिया गया है। दरअसल 30 किलो सोना गायब हुआ था कस्टम की कस्टडी से और उसकी जगह पर दूसरी कम दाम की धातुएं रख दी गई थी। और इस पूरे मामले की जानकारी होम मिनिस्ट्री ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सीबीआई को दी और उन्हें जांच करने के लिए चिट्ठी भी लिखी। और दरअसल पूरी की पूरी जो कीमत है वो 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मौजूदा बाजार भाव में है। और इस तरह का मामला सामने आने के बाद में सारी एजेंसीज हरकत में आ गई हैं और ये बड़ा एक्शन सीबीआई की तरफ से लिया गया है। दरअसल विदेशों से गैर कानूनी तरीके से जो भी सोना देश में लाया जाता था उसको कस्टम्स विभाग अपने पास रख लेता है और उसी में से ये हेराफेरी हुई थी कि कस्टम की तिजोरियों से 30 किलो सोना गायब हो गया है और जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई ये भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में इस पूरे के पूरे मामले में हेराफेरी में बड़े नाम भी सामने आएंगे। देखना होगा जांच में आगे क्या नए खुलासे होते हैं। जिस पर खजाने की रखवाली का काम दिया जाए, जब कोतवाल चोर बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। आज की बात में इतना ही। स्टूडियो में पंकज हैं, सुचारिता है और ये दोनों आपको बताएंगे इस वक्त की ताज़ा खबरें नॉन स्टॉप सुपरफास्ट में।